Hello everyone, this is your revision video for half yearly exam, subject Geography. So first topic is classification of natural resources. Natural resources क्या होते हैं? जो चीज़ें हमें डायरेक्टली नेचर से मिलती है और उन्हें हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कि वाटर है, सॉइल, मिनरल्स, ऑयल, रॉक्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, दिस ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज. इन्हें क्लासिफाई किया गया है ओरिजिन के बेसिस पे, डेवलपमेंट एंड यूज़ के बेसिस पे एंड स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे. सो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. टू टाइप्स के होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. डेवलपमेंट एंड यूज़ के अकॉर्डिंग होते हैं पोटेंशियल एंड एक्चुअल, एंड स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे होते हैं नॉन रिन्यूएबल एंड लोकलाइज्ड, रिन्यूएबल एंड यूबिक्विटस. ओके, सो फर्स्ट बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से. प्लांट्स और एनिमल्स से जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज. जैसे एनिमल से हमें मिल गया मिल्क, लेदर. प्लांट्स से हमें मिल जाते हैं रबर, रेजिन, या और भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है जो कि हम अपने एवरीडे लाइफ में उन्हें यूज़ करते हैं. वो चीज़ें होती हैं बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज रिप्रोडक्शन और रीजनरेट भी होते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड में. फिर अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नॉन लिविंग या फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलते हैं, जैसे कि वाटर है, एयर, सॉइल, लैंड, रॉक्स, मिनरल्स. ये सारे अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं. अब इसमें कुछ अबायोटिक रिसोर्सेज तो रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं. और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे कि मिनरल्स, ये नॉन रिन्यूएबल है. इसे अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं. फिर हो है पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी रीजन में एग्जिस्ट हैं अभी भी, लेकिन उन्हें फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा क्योंकि हमने अभी उन्हें फुल पोटेंशियल से उन्हें डेवलप नहीं किया है. जैसे कि एग्जांपल दिया है ब्रह्मपुत्र रिवर का. वहाँ पर वाटर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी डैम नहीं बना हुआ है उसकी रिवर के ऊपर. सो अगर उसके ऊपर डैम बन गया तो पॉसिबिलिटी है कि वो रिवर एक आसाम के लिए आशीर्वाद, बूंद मतलब होता है आशीर्वाद की तरह हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आसाम में फ्लड आता है. अक्सर आपने सुना है आसाम में बाढ़ आती है. क्यों आती है? क्योंकि उस ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर कोई भी डैम नहीं बना हुआ है, वाटर को लोग स्टोर नहीं करते, तो वहाँ पे वैसे ही पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाढ़ आ जाती है. तो वो पोटेंशियल उसके ऊपर इतना यूज़ नहीं किया गया है, इतना पोटेंशियल नहीं लगाया गया है कि उसे हम डेवलप कर सके, इसलिए वो पोटेंशियल रिसोर्स है. एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम एक्चुअली अभी यूज़ कर रहे हैं और जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता होती है, जैसे कि आयरन ओर है, कोल डिपॉजिट्स है इंडिया में. फिर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, मीन्स वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, हम उन्हें कितना भी यूज़ कर लें. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल होते हैं, हम उन्हें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं और उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है सनलाइट है. सनलाइट कभी ख़त्म होती है क्या? कभी नहीं होती. सन तो रोज़ आता ही है. वाटर है, विंड है, सैंड है, एट्सेट्रा. सनलाइट, वाटर, विंड, सैंड, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आयरन है, माइका है, कॉपर है, फॉसिल फ्यूल्स है जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. फिर लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विटस रिसोर्सेज. लोकलाइज्ड रिसोर्सेज जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही ये हमें मिलते हैं, जैसे कि मिनरल्स है, कोल, पेट्रोलियम, आयरन ओर. ये सभी जगह तो नहीं होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं. और यूबिक्विटस रिसोर्सेज सभी जगह होते हैं, जैसे कि विंड है, सभी जगह होती है हवाएं. सनलाइट भी सभी जगह होती है, सॉइल भी सभी जगह होती है, वाटर है, एयर है, सभी जगह होती हैं ये सब चीज़ें. तो ये हो गए यूबिक्विटस रिसोर्सेज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड. लैंड को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट वन इज लैंड यूज एंड सेकंड वन इज लैंड ऑनरशिप. लैंड यूज़ क्या होता है? यूज़ ऑफ लैंड वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. लैंड का यूज़ वैरी करता है एक रीजन से लेके दूसरे रीजन पर. कोई लैंड को यूज़ करता है हाउस के लिए, कोई यूज़ करता है फार्मिंग के लिए,
कोई यूज़ करता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ऐसे लैंड का जो यूज़ किया जाता है वो वैरी करता है। पीपल कैन नॉट बिल्ड हाउसेज, ग्रो क्रॉप्स और सेट अप इंडस्ट्रीज इन ऑल द अवेलेबल लैंड। जितनी भी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं सभी जगह हम लोग हाउस बना लें या सभी जगह पर क्रॉप्स ग्रो कर दें, सभी जगह पर इंडस्ट्रीज़ बन जाए, ऐसे तो होता नहीं है। सो जो हैबिटेशन और ऑक्यूपेशंस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे क्लाइमेट है, अगर आप कहीं पर घर बनाना चाहेंगे तो आप पहले क्लाइमेट देखेंगे कि वहाँ पर क्लाइमेट रहने लायक है भी या नहीं। वहाँ की टोपोग्राफी देखेंगे, सॉइल देखेंगे, क्रॉप्स ग्रो करनी है आपको तो आप पहले सॉइल देखेंगे ना कि वो उस सॉइल में वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो हो भी पाएगी कि नहीं। मिनरल्स है, वाटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर, पानी है कि नहीं वहाँ पर, तो ही हम लोग वहाँ पर जाके रहने का सोच सकते हैं। सो जो मोस्ट पॉपुलेटेड लैंड होती है वो कहाँ पर होती है, रिवर वैलीज़ के, जहाँ पर रिवर्स होती है उसके आसपास लोग रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बिकॉज फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल, रिवर्स और प्लेन्स, क्यों, क्योंकि वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी होती है तो वहाँ पे क्रॉप्स भी ग्रो होती है। फर्टाइल लैंड इज़ अ रिसोर्स इन मैनी कंट्रीज टू कीप पेस विद ग्रोइंग डिमांड ऑफ पीपल। फार्मलैंड्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल एरियाज। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा ग्रो होती है पीपल की, वहाँ पर फार्मलैंड्स को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इंडस्ट्रियल या रेसिडेंशियल एरियाज में। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर कॉलोनीज कटती है, तो जहाँ पर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है लोगों के रहने की, वैसे वैसे वो लोग जो खाली खेत रखे रहते हैं उनको फिर वो रेसिडेंशियल एरियाज में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो सभी लोग होते हैं वो लोग अपने चेंज द लैंड यूज़ ऑफ अ कंट्री एज लैंड इज़ क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ओनरशिप। सभी लोग लैंड यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो जो लैंड है तो उसको क्लासीफाई किसके, ओनरशिप के बेसिस पे भी किया गया है। बेस्ड ऑन ओनरशिप में 2 टाइप की लैंड होती है, एक होती है प्राइवेट लैंड, एक होती है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड मीन्स जो किसी प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल इंसान की होती है, उसकी फैमिली की होती है। जैसे आपका घर है तो वो आपके फादर की लैंड हो गई क्योंकि उसको आपने खरीद रखा है, तो आपके खुद की आपकी फैमिली की लैंड हो गई, तो वो की प्राइवेट लैंड। और एक और होती है कम्युनिटी लैंड, जो कि पूरी कम्युनिटी की होती है। जैसे कि हम लोग रह रहे हैं सितामू में, तो वो आपके अकेले की प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो इंडिविजुअल लैंड तो हुई ही नहीं प्राइवेट, वो सभी की, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो सब लोग मिलकर उसका डिसीजन लेंगे, वो कोई एक अकेला इंसान उसका डिसीजन नहीं ले सकता है। सो वो हो गई कम्युनिटी लैंड। Community land is used by whole community for common purposes and an individual cannot change its use for personal gain. So community land को अगर यूज़ करना तो पूरी कम्युनिटी उसको यूज़ करेगी कॉमन पर्पस के लिए, कोई एक इंडिविजुअल उसको अपने पर्सनल गेन के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि फॉरेस्ट हुए, फॉरेस्ट क्या होते हैं, कम्युनिटी लैंड होती है। अब जंगल किसी एक अकेले इंसान का तो होता नहीं है, सभी का होता है। सो उसका ध्यान रखना, उसमें कुछ अगर चेंज करना या जो भी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कम्युनिटी की होती है। इंडिविजुअल कैन टेक केयर और यूज़ द लैंड दैट इज़ ऑन बाय हिम। जो इंडिविजुअल लैंड होती है, जो प्राइवेट लैंड होती है, सिर्फ वही आप खुद अपना इंडिविजुअल उसका ध्यान रख सकता है। जैसे कि पीस ऑफ लैंड ऑन बाय इंडिविजुअल, जैसे कि आपने कोई ज़मीन खरीदी है, आपके फादर ने ज़मीन खरीदी है, तो वो आपकी प्राइवेट लैंड हो गई। तो अगर उसका ध्यान रखना है, उसकी केयर करनी है, कुछ भी करना है, उस पर क्रॉप्स ग्रो करना है, आपको हाउस बनाना है उसके ऊपर, तो वो आपका पर्सनल डिसीजन हो गया। ठीक है। लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड्स आर वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव एक्शंस दैट टेक प्लेस इन अ माउंटेनियस रीजन। जहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, माउंटेनियस रीजन होती है, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती है। एक डिस्ट्रक्टिव एक्शन है, मीन्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही होती है। जैसे ऊपर से पत्थर खिसकते हैं, बहुत सारी मूवीज़ में या सीरियल्स में आप लोगों ने देखा होगा, लैंडस्लाइड होती है, बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, वहाँ से पत्थर गिरने लग जाते हैं अचानक से नीचे, तो वो होता है लैंडस्लाइड। ये किसकी वजह से होता है, या तो वॉल्केनोज की, अर्थक्वेक्स की, या हैवी रेनफॉल की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है तो बारिश की वजह से भी पत्थर टूटकर नीचे गिरने लग जाते हैं, या कहीं पर वॉल्केनो आया, अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से भी होता है। लैंडस्लाइड्स कैन हैवोक इन रीजन वेयर दे अकर, दे ऑल्सो ब्रिंग मटेरियल एंड ह्यूमन लॉस ऑन लार्ज स्केल। इसकी वजह से ह्यूमन लॉस भी बहुत लार्ज स्केल पर होता है। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन लैंड फॉर हाउसिंग एंड अदर पर्पसेस रिड्यूसिंग। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो जो लैंड होती है हाउसिंग के लिए और अदर पर्पस के लिए वो रिड्यूस होती जा रही है, क्योंकि ज़मीन तो उतनी ही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अब रहने के लिए घर कहाँ से बनेंगे। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन, एंक्रोचमेंट ऑन द कॉमन लैंड इज इंक्रीजिंग।
सो वो ग्रोइंग डिमांड को पूरा करने के लिए कॉमन लैंड को इंक्रीज किया जा रहा है, जैसे कि अर्बन एरिया से कॉमन लैंड्स आर इंक्रोच टू बिल्ड अप हाउसिंग एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। तो अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स, एक ही ज़मीन पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती है ताकि कॉमनली लोग उसे शेयर कर सके। एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज एक साथ रहती है। तो वो किसकी वजह से होता है, ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से। Increase in construction and agricultural activities poses major threats to the environment like soil erosion, desertification, landslides। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर को भी एक्सपैंड किया जा रहा है। रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करते हैं, अर्बन एरियाज़ में हाउसिंग के लिए ज़्यादा जगह चाहिए रहती है, रेजिडेंशियल एरियाज़ बढ़ाए जाते हैं। तो जो इंक्रीज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की, इसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा है, जैसे कि सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट, लैंड डिग्रेडेशन इज अ चेंज और डिस्टर्बेंस ऑफ द लैंड रिसोर्स बाय अनकॉल्ड एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सो जो लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है कि एक तरह का चेंज या डिस्टर्बेंस किसमें, लैंड रिसोर्स में, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। द डेट्रोएशन और डिस्टर्बेंस ऑफ लैंड रिसोर्स बाय ह्यूमन included activities led to landslides, earthquakes, floods, etc. फिर next topic is soil. The topmost layer of crust of earth is a mixture of fine powdered rocky material and humus. So soil क्या होती है, जो अर्थ क्रस्ट होती है, मीन्स अर्थ का सरफेस जो होता है उसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, टॉप मोस्ट जो लेयर होती है, उसमें कुछ फाइन पाउडर्ड रॉकी मटेरियल होते हैं और कुछ ह्यूमस होता है, इनका मिक्सचर होता है, उसे हम कहते हैं सॉइल। थिन टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो लेयर होती है सॉइल की सबसे ऊपर वाली, ये प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बहुत साल लगते हैं सॉइल को बनने में। It takes thousands of years to get a 2 to 3 centimeter thick layer of soil। मीन्स 2 to 3 सेंटीमीटर अगर आपको सॉइल चाहिए तो उतनी बनने के लिए भी हज़ारों साल लगते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, सॉइल कैन बी ऑफ टू टाइप। फॉर्मेशन के बेसिस पे सॉइल को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम वेदर्ड मटेरियल दैट रिमेन्स एट इट्स प्लेस ऑफ ऑरिजिन इज कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल। जो सॉइल वेदर्ड मटेरियल से बनती है और उसी प्लेस जहाँ पर वो बनी है उसी प्लेस पर रहती है, उसे हम कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। सम टाइम वेदर्ड रॉक पीसेस आर कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर। और कुछ टाइम क्या होता है, जो वेदर्ड रॉक पीसेस होते हैं, मीन्स जो बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं, उनके जो पीसेस होती है वो वाटर के थ्रू, आइस के थ्रू या विंड के थ्रू कहीं और चले जाते हैं। जैसे विंड, हवाएं चलती तो मिट्टी उड़ती है, पानी के साथ भी बह के चली जाती है, आइस जब बर्फ़ पिघलती है उसके साथ भी मिट्टी जाती है। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है और वहाँ पर जाके डिपॉजिट होती है, तो उस सॉइल को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्ट हो गई वो एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और जो मिट्टी अपनी ही जगह पर रहती है जहाँ पे वो ओरिजिन हुई है, जहाँ पर वो बनी है, तो उसे हम कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। ओके, अब हम सॉइल प्रोफाइल देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सॉइल अकर्स इन हॉरिजेंटल लेयर। ठीक है, हॉरिजेंटल लेयर्स होती है सॉइल के अंदर। व्हेन द लेयर ऑफ अर्थ आर कट डाउन वर्टिकली, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल कुड बी सीन। जब आप अर्थ की लेयर को वर्टिकली कट करेंगे तो आपको डिफरेंट लेयर्स दिखेगी सॉइल की। जो ये लेयर्स दिखती हमें, वर्टिकल व्यू जो होता है वेरियस लेयर्स का, इसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, जो कि ये डायग्राम में बताया गया है। इसमें होती है टॉप सॉइल, सबस्ट्रेटम और पेरेंट बेड रॉक। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग 6 फैक्टर्स। 6 फैक्टर से डिटरमाइन होता है सॉइल फॉर्मेशन। फर्स्ट हो गया पेरेंट मटेरियल। जो पेरेंट रॉक होती है, मीन्स जो ओरिजिनल रॉक होती है जिससे सॉइल बनी है, जिस रॉक से टूट के सॉइल बनी है, वो हो गई पेरेंट रॉक। बेसिक मटेरियल एंड मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल आर डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ पेरेंट रॉक फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। अब वो मिट्टी कैसी है, उसमें कितने मिनरल्स है, कौन कौन से मिनरल्स है, उसका मटेरियल कैसा है, वो किस पर डिपेंड करता है, उसके पेरेंट रॉक पर डिपेंड करता है। जैसे कि शैल रॉक प्रोवाइड्स क्ले सॉइल। अगर शैल रॉक टूटी तो उससे क्ले सॉइल बनेगी। सैंडस्टोन टूटा है तो वो सैंडी सॉइल बनाएगा। ठीक है, सेकंड हो गया टोपोग्राफी। द स्लोप ऑफ द लैंड इन अ रीजन इज इम्पॉर्टेंट। लैंड स्लोप, किसी भी रीजन का जो स्लोप होता है लैंड का, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है।
Weathered rock particles keep sliding down a steep slope, whereas on flat land or gentle slopes, these weathered rock particles get accumulated easily. अगर कहीं पर स्लोप है लैंड के अंदर में, ऐसा घाटी जैसा कुछ है, तो वहाँ पर वो ईजिली कैरी हो जाएगी वहाँ से वो। लेकिन अगर कहीं पर फ्लैट लैंड है तो वहाँ पर वो वहीं पर रुक के रहती है, एक्यूमुलेट हो जाती है वहाँ पर वो। फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर है, विंड्स हैं, ये सब भी वेदरिंग को अफेक्ट करते हैं। सो ये वेदरिंग मीन्स इन सब का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन में। रेट ऑफ वेदरिंग इंक्रीजेज विद मोर मॉइस्चर इन एयर एंड ग्रेट डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। जो वेदरिंग रेट होता है, वेदर मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स टूटती हैं उसको हम कहते हैं वेदरिंग। तो जो वेदरिंग का रेट होता है वो किसके साथ इंक्रीज होता है, एयर में जितना मॉइस्चर होता है उससे, और टेम्परेचर अगर डिफरेंस आता है तो उससे भी। फिर फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं सॉइल के अंदर वो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्लांट्स के जो मतलब पत्तियाँ खिड़ जाती हैं सूख कर, कोई एनिमल अगर डेड हो गया है तो वो वहीं पर डिकम्पोज हो जाते हैं और वो फिर वहाँ पर उसमें सॉइल कंपोजिशन में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। इसकी वजह से सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स डिपॉजिट हो जाते हैं सॉइल के अंदर उसे कहा जाता है ह्यूमस। टाइम का भी एक क्रूशियल रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोज इन द सॉइल। बहुत टाइम तक बहुत सारे डेड और डिकेड जो मैटर होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के वो डिपॉजिट होते जाते हैं सॉइल के अंदर, जिससे कि सॉइल मैच्योर होती है और फर्टाइल, उसमें फर्टिलिटी बढ़ती है। सॉइल फॉर्मेशन हैपन्स लेयर बाय लेयर सॉइल फॉर्म होती है। Layers of newly formed soils are not as fertile as the older ones because older layers take a long time in their formation. जो older layers होती है उसमें ज़्यादा फर्टिलिटी होती है बजाय जो न्यू सॉइल बनी है। ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के सारे फैक्टर्स बता रखे हैं। फिर सॉइल इरोजन, जो टॉप सॉइल का रिमूवल होता है, जो कि रिचेस्ट लेयर होती है सॉइल की, किसके थ्रू होगा रिमूवल? या तो विंड के थ्रू होगा या वाटर के थ्रू होगा, तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन दस रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जब सॉइल इरोजन होता है तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म होती है। किसकी वजह से होता है सॉइल इरोजन? फिजिकल और ह्यूमन दोनों फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में तो विंड हो गया, स्लोप ऑफ लैंड हो गया, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हो गई, और ह्यूमन फैक्टर्स में हो गई ओवर ग्रेजिंग। अगर जो ये कैटल्स होते हैं लोग ज़्यादा ग्रेज कर लेते, ज़्यादा खा लेते उनको, वो हो गया ओवर ग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन, जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। ओवर इरिगेशन, ज़्यादा इरिगेशन किया जाता है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं। और अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, ये सब होगा ह्यूमन फैक्टर्स। इन दोनों चीज़ों, फिजिकल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से सॉइल इरोशन होता है। फिर सॉइल कंजर्वेशन, हमें सॉइल को कैसे कंजर्व करना है। सॉइल को इरोजन से और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचा के रखना, उसे प्रोटेक्ट करना, वो होता है सॉइल कंजर्वेशन। कुछ मेथड्स बताई गई हैं जैसे कि टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को टेरेस हिल स्लोप्स के अलॉन्ग ऐसे टेरेस बनाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। इसकी वजह से सॉइल कंजर्व होती है माउंटेनियस रीजन्स में, और इससे स्पीड ऑफ रेन वाटर भी रिड्यूस होती है क्योंकि स्लोप है। स्लोप्स को ऐसे टेरेस में जैसे पिक्चर में बताया गया ऐसे एक 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 इसमें कट किया गया है और यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो की जाती है, तो इसकी वजह से पानी की जो रेन वाटर की जो स्पीड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। डायरेक्ट एक पानी गिरेगा और एक ऐसे स्लोप पे गिरेगा तो उससे रिड्यूस होता है स्पीड। कॉन्टर प्लोइंग होती है। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्लोइंग फील्ड्स अलॉन्ग द नेचुरल कॉन्टर्स ऑफ द हिल्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। ये एक मेथड है जो कि नेचुरल कॉन्टर्स बने हुए रहते हैं बहुत सारे हिल्स में, इससे भी वाटर फ्लो चेक किया जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग है। इट मीन्स ग्रोइंग कवर क्रॉप्स इन नैरो स्ट्रिप्स। नैरो स्ट्रिप्स में क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, नेचुरल कॉन्टर्स बनाए जाते हैं। क्रॉप रोटेशन हुआ। सिस्टम ऑफ कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन 1 ईयर। एक ही साल में अलग अलग क्रॉप्स कल्टिवेट करना, वो होती है क्रॉप रोटेशन। एज डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन सेम फील्ड वन आफ्टर द अदर, दिस हेल्प्स रिटेन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। आप डिफरेंट क्रॉप्स सेम फील्ड में एक के बाद एक ग्रो करेंगे तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी रिटेन बने हुए रहते हैं सॉइल के अंदर। फिर बंडिंग हो गई, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन
रिड्यूस होता है कब? जब फ्लड आता है तब, बाढ़ आती है तब। अफॉरेस्टेशन, ट्रीज ग्रोन इन लार्ज नंबर्स चेक इरोशन। अगर आप ट्रीज़ को लार्ज नंबर में ग्रो करेंगे, मीन्स एफॉरेस्टेशन हो गया, उसकी वजह से सॉइल इरोशन कम होता है। शेल्टर बेड्स हो गए, बहुत सारे जो ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, उनकी रोज़ बनाई जाती है। इसकी वजह से भी जब हवाएं चलती है तो वो ट्रीज़ की, प्लांट्स की वजह से वहीं रुक जाती है, वो सॉइल उड़ कर नहीं जाती है। ओवर ग्रेजिंग को चेक करना, दिस शुड बी कंट्रोल बाय ग्रोइंग फॉडर। फॉडर ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, उसकी वजह से ओवर ग्रेजिंग अवॉइड हो जाती है। अगर कैटल्स को चारा जो फॉडर वो खाते हैं वो ज़्यादा मिलेगा तो वो लोग दूसरे प्लांट्स को नहीं ईट करेंगे, है ना। जो दूसरी ग्रास होती है, प्लांट्स होते हैं, वो लोग उसको ईट नहीं करते अगर आप उन्हें प्रॉपर फॉडर देंगे। तो फॉडर को ज़्यादा ग्रो करने से ओवर ग्रेजिंग को आप कम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स बनाने से भी फ्लड्स रुक जाते हैं। फिर एक कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म होता जा रहा है। किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, हाउस, इंडस्ट्रीज, इन सब के कंस्ट्रक्शन की वजह से जो वाटर है वो बहुत जल्दी ख़त्म होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। एक्सेस टू एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर इज़ वन ऑफ द, ख़त्म कौन सा पानी हो रहा है? जो फ्रेश वाटर है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे तो पूरा 70% अर्थ का वाटर से ही फिलअप है, लेकिन वो सारा पानी हमारे काम का नहीं है। तो जो हमारे काम का फ्रेश वाटर है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो डिप्लीट होता जा रहा है। सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन प्रेजेंट टाइम। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज, अवर वाटर जो नेचुरल रिसोर्स है उसे कंजर्व करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है। सो कुछ मेथड्स बताई गई हैं, जैसे कि डोमेस्टिक यूज़ में हमें वेस्टेज ऑफ वाटर को अवॉइड करना चाहिए। अगर कहीं पर नल खुले हुए हैं रनिंग टैप से, उन्हें चेक करना चाहिए। फॉल्टी टैप से कोई नल ख़राब हो रहे हैं, उनमें से पानी टपक रहा है, उन्हें रिपेयर करवाना चाहिए। किचन का जो वेस्ट वाटर होता है उसे गार्डन में यूज़ करना चाहिए। आपके किचन का जो वेस्ट वाटर है आप उसे स्टोर करके उसे आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। फिर जो इंडस्ट्रियल वाटर होता है उसको रिसाइकल करना चाहिए, उसको मशीन्स क्लीन करने में यूज़ कर लेना चाहिए, या मशीन को कूल करने में यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स, जो इरिगेशन मेथड्स है उन्हें अच्छे से यूज़ करना चाहिए, यूज़ एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स। ओवर इरिगेशन को अवॉइड करना चाहिए। स्प्रिंकलर्स यूज़ करना चाहिए। देखिए आपने कभी खेतों में स्प्रिंकलर्स लगे रहते जैसे फव्वारे जैसे, उसमें से पानी स्प्रिंकल होता है। तो स्प्रिंकलर्स की वजह की हेल्प से भी आप यूज़ को इरिगेशन में यूज़ किया जाता है, उससे भी वाटर चेक होता है और सीपेज लॉस होता है। ड्राई रीजन्स में ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन यूज़ की जाती है। वाटर कैन बी सप्लाइड टू रूट्स ऑफ प्लांट थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स, अंडरग्राउंड पाइप्स लगाने चाहिए जिससे कि डायरेक्ट पानी रूट्स में चला जाए। और टाइमली कैनल्स और डैम्स को रिपेयर करवाना चाहिए। अफॉरेस्टेशन हो गया, स्लोज डाउन सरफेस रन ऑफ, इम्प्रूव्स सीपेज ऑफ वाटर इन सॉइल एंड रिप्लेनिशेस अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। इसमें क्या होता है, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है बड़े बड़े टैंक्स में ताकि उसे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें। फिर इस रेन वाटर को ट्यूबवेल्स और वेल्स में भी फिलअप किया जाता है, ठीक है। तो ये वाटर कंजर्वेशन हो गया। अंडरस्टूड। अगर आपको और भी कोई चीज़ नहीं समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पुराने वीडियोस से भी आपको हेल्प मिलेगी अगर मैं कुछ टॉपिक भूल गई हूँ समझाना। जो ये मैंने टॉपिक्स दिए हैं आपको सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और आप इन्हें ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके।